डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आज 26 जनवरी 1950 हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। आज वह दिन है जब भारत गणतंत्र बन गया है। आज वह दिन है जब हमने ब्रिटिश राज की जंजीरों से मुक्ति पाई है और खुद को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। लेकिन यह मुक्ति केवल राजनीतिक नहीं है, यह सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मुक्ति का भी प्रतीक है। आज हमारा संविधान लागू हो रहा है, वह संविधान जो मैंने और मेरे साथियों ने वर्षों की मेहनत से तैयार किया है। यह संविधान केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं है, यह एक जीवंत दस्तावेज है जो समानता, न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेकिन क्या हम वाकई इसकी गहराई समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि यह संविधान मनुवाद की उस पुरानी जर्जर इमारत को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया है जो सदियों से हमारे समाज को जकड़े हुए हैं? मैं आज यहां खड़ा हूं न केवल संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो खुद उस दमन का शिकार रहा है जिसे मनुवाद ने पैदा किया है। मनुवादी वे जो मनुस्मृति को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, जो जाति व्यवस्था को ईश्वरीय आज्ञा बताते हैं, आज इस भाषण को सुनकर स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि मैं आज खुलकर कहूंगा कि मनुवाद भारत की सबसे बड़ी बीमारी है और हमारा संविधान उसका इलाज है। मनुवाद वह जहर है जो हमारे समाज की नसों में घुला हुआ है और अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो यह गणतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। चलिए पहले मनुवाद की जड़ों पर बात करते हैं। मनुस्मृति क्या है? यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो हजारों साल पहले लिखा गया, लेकिन इसका प्रभाव आज भी हमारे समाज में जिंदा है। मनु कहते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। यह कैसी बकवास है? यह कैसी ईश्वरीय व्यवस्था है जो इंसान को जन्म से ही ऊंच नीच में बांट देती है? मनुवादी कहते हैं कि यह धर्म है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह अधर्म है। यह दमन की व्यवस्था है जो कुछ लोगों को विशेषाधिकार देती है और बहुसंख्यकों को गुलामी। मनुवाद ने दलितों को, जिन्हें शूद्र या अछूत कहा जाता है, सदियों से कुचला है, हमें शिक्षा से वंचित रखा, हमें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया, हमें पानी के स्रोतों से दूर रखा, हमारी महिलाओं को अपमानित किया गया, हमारे बच्चों को सपनों से महरूम रखा गया। लेकिन आज इस गणतंत्र दिवस पर मैं मनुवादियों से कहता हूं, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। हमारा संविधान अनुच्छेद 14 में कहता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। यह संविधान मनुस्मृति की उस किताब को जलाने के बराबर है जो तुम्हें पवित्र लगती है। याद रखो, 1927 में मैंने खुद महाड़ में सत्याग्रह किया था पानी के अधिकार के लिए। वहां मनुवादियों ने हमें रोका, लेकिन हम जीते। आज वही जीत पूरे देश में फैल रही है। मनुवादी सोचते हैं कि जाति ईश्वर की देन है, लेकिन मैं कहता हूं कि जाति मनुष्य की बनाई हुई बेड़ी है और हम इसे तोड़ देंगे। अब बात करते हैं उस संदेश की जो मैं आज दलित समुदाय, हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स, हमारे आदिवासियों, हमारे पिछड़े वर्गों के लिए देना चाहता हूं। यह संदेश केवल शब्दों का नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है, एक संघर्ष की रणनीति है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि दमन कैसे काम करता है। मैं पैदा हुआ एक महार परिवार में, जहां मुझे स्कूल में अलग बैठाया जाता था, जहां मुझे पानी छूने नहीं दिया जाता था, लेकिन मैंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। मैंने बैरिस्टर की डिग्री ली, अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किया और संविधान लिखा। मेरा संदेश है शिक्षा, संगठन और संघर्ष। ये 3 शब्द मेरे जीवन का मूल मंत्र हैं और इन्हें अपनाओ तो कोई ताकत तुम्हें दबा नहीं सकती। पहला, शिक्षा। दलित भाइयों और बहनों, शिक्षा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। मनुवादियों ने हमें शिक्षा से दूर रखा क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षित दलित उनके लिए खतरा है। मनुस्मृति कहती है कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, लेकिन हमारा संविधान अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। जाओ, पढ़ो, सीखो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो। मैंने खुद कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। वहां मैंने सीखा कि दुनिया में कोई जाति नहीं, केवल इंसानियत है। शिक्षा से तुम्हारी सोच बदलेगी,
तुम्हारी स्थिति बदलेगी। बिना शिक्षा के तुम गुलाम बने रहोगे। याद रखो, 1932 के पूना पैक्ट में मैंने गांधी जी से लड़कर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हासिल किए, लेकिन बाद में आरक्षण पर समझौता किया। आज अनुच्छेद 330 और 332 में लोकसभा और विधानसभाओं में दलितों के लिए सीटें आरक्षित हैं। लेकिन आरक्षण का फायदा तभी उठाओगे जब शिक्षित होंगे। शिक्षा से तुम IAS, IPS बनोगे और मनुवादियों की सत्ता को चुनौती दोगे। दूसरा, संगठन। अकेला दलित कुछ नहीं कर सकता, हमें एकजुट होना होगा। मैंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन। आज मैं कहता हूं, अपने गांवों में, शहरों में संगठन बनाओ, यूनियनों में शामिल हो, राजनीतिक पार्टियां बनाओ। मनुवादी हमें बांट कर रखते हैं, महार, चमार, भंगी जैसे उपजातियों में, लेकिन हम सब एक हैं। हम दलित हैं, हम बहुजन हैं। संगठन से ताकत आएगी। देखो, 1920 में मैंने मूक नायक अखबार शुरू किया ताकि दलितों की आवाज बुलंद हो। आज भी मीडिया में अपनी आवाज उठाओ। संगठन से हम चुनाव जीतेंगे, कानून बनाएंगे। संविधान में अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की व्यवस्था है। इसका इस्तेमाल करो, लेकिन संगठित होकर। बिना संगठन के आरक्षण बेकार है। तीसरा, संघर्ष। संघर्ष से मत डरो। मनुवादी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। वे कानून तोड़ेंगे, हिंसा करेंगे, लेकिन हमारा संघर्ष अहिंसक होगा, संवैधानिक होगा। मैंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया, क्योंकि हिंदू धर्म में मनुवाद घुला हुआ है। लेकिन अभी हम संविधान पर भरोसा करें। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका इस्तेमाल करो, प्रदर्शन करो। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दाखिल करने का अधिकार है। अन्याय के खिलाफ लड़ो। संघर्ष से हमने आजादी पाई, संघर्ष से समानता पाएंगे। मेरा संदेश है, डरो मत, लड़ो, लेकिन बुद्धिमानी से लड़ो। अब इस संदेश को विस्तार से समझाते हैं। शिक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षा से चेतना आती है। एक अशिक्षित दलित मनुवादियों की बातों में फंस जाता है। वे कहते हैं, यह तुम्हारा कर्म है, पिछले जन्म का फल। लेकिन शिक्षा से तुम जानोगे कि कर्म कोई नहीं, केवल अवसर की कमी है। मैंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब में लिखा है कि जाति को खत्म किए बिना भारत प्रगति नहीं कर सकता। शिक्षा से तुम अर्थशास्त्र सीखोगे, जैसे मैंने रिजर्व बैंक की स्थापना में योगदान दिया। तुम इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। देखो, आज दलित महिलाएं पढ़ रही हैं, वे सावित्रीबाई फुले की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। शिक्षा से तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। संविधान में अनुच्छेद 46 दलितों के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, लेकिन बिना शिक्षा के तुम नौकरियां नहीं पाओगे। इसीलिए हर दलित परिवार में कम से कम एक सदस्य को उच्च शिक्षा दिलाओ। संगठन की बात पर गौर करो। दलित अकेले क्यों कमजोर हैं? क्योंकि मनुवादियों ने हमें बांटा है। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को एकजुट रखते हैं, लेकिन हमें उपजातियों में लड़ाते हैं। मैं कहता हूं, बहुजन समाज पार्टी जैसी सोच अपनाओ। हालांकि यह बाद में बनी, लेकिन विचार मेरे हैं। संगठन से राजनीतिक ताकत आएगी। 1947 में मैं कानून मंत्री बना, क्योंकि मैंने संगठित होकर लड़ाई लड़ी। आज दलित विधायक बनो, सांसद बनो। संगठन से सामाजिक बदलाव आएगा। गांवों में दलित पंचायतें बनाओ, जहां महिलाएं भी शामिल हों। अनुच्छेद 243D में पंचायतों में दलितों के लिए आरक्षण है, इसका फायदा लो। संगठन से हम मनुवादियों की साजिशों को नाकाम करेंगे। वे कहते हैं, आरक्षण मेरिट खत्म करता है, लेकिन मैं कहता हूं, मेरिट क्या है? अवसरों की कमी में मेरिट कहां? संगठन से हम जवाब देंगे। संघर्ष के बारे में विस्तार से। संघर्ष मतलब हिंसा नहीं। गांधी जी से मैंने अहिंसा सीखी, लेकिन मैंने उन्हें चुनौती भी दी। 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैंने दलितों की अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। संघर्ष से जीत मिलती है। आज अगर कोई दलित को छूने नहीं देता, तो पुलिस में शिकायत करो। SC ST एक्ट, जो बाद में बना, लेकिन विचार मेरा की तरह। संघर्ष से हम संस्कृति बदलेंगे। मैंने हिंदू कोड बिल पेश किया ताकि महिलाओं को अधिकार मिले, लेकिन मनुवादियों ने विरोध किया। लेकिन हम लड़ते रहेंगे। दलित युवाओं,
संघर्ष करो नौकरियों के लिए, जमीन के लिए। अनुच्छेद 23 में जबरन श्रम निषिद्ध है, इसका इस्तेमाल करो। संघर्ष से हम मनुवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मनुवादियों सुनो, तुम सोचते हो कि संविधान लागू होने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन देखो, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन छुआछूत को बढ़ावा देने वाली प्रथाएं प्रतिबंधित हैं। तुम्हारी मनुस्मृति अब कचरा है। मैंने 1949 में संविधान सभा में कहा था, हमने एक अच्छा संविधान बनाया है, लेकिन अगर लोग बुरे हैं तो यह बुरा साबित होगा। इसलिए मनुवादियों, अगर तुम नहीं सुधरे तो जनता तुम्हें सुधार देगी। दलित उठेंगे, पिछड़े उठेंगे, महिलाएं उठेंगी। यह गणतंत्र तुम्हारा नहीं, सबका है। दलित समुदाय को मेरा संदेश और गहराई से, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। मत भरोसा करो किसी मसीहा पर। मैं खुद को मसीहा नहीं मानता, मैं एक कार्यकर्ता हूं। बौद्ध धर्म अपनाओ, क्योंकि वह समानता सिखाता है। वहां कोई जाति नहीं, केवल करुणा। लेकिन अभी संविधान पर ध्यान दो। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सामाजिक स्वतंत्रता बेकार है। इसलिए उद्योग शुरू करो, व्यापार करो। मैंने लेबर लॉज बनाए ताकि मजदूरों को अधिकार मिले। दलित मजदूर 1818 में पेशवा राज का अंत हुआ, जब महारों ने ब्रिटिश की मदद की, लेकिन ब्रिटिश ने भी हमें धोखा दिया। आज हम 1890 में मैंने शिक्षा शुरू की, विरोध के बावजूद। तुम भी करो। मनुवादियों की किताबें जलाओ, जैसे मैंने मनुस्मृति जलाई थी 1927 में। लेकिन अब कानूनी तरीके से लड़ो। संविधान की शक्ति समझो। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, जीवन का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक न्याय। यह सब दलितों के लिए है, लेकिन लागू करने के लिए संघर्ष करो। राजनीति में आओ। मैं कांग्रेस में था, लेकिन छोड़ दिया क्योंकि वे मनुवादी थे। अपनी पार्टी बनाओ। मनुवादियों, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे जब दलित सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। वह दिन दूर नहीं, क्योंकि संविधान ने दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में भाइयों और बहनों, यह गणतंत्र हमारा है। इसे बचाओ, इसे मजबूत बनाओ। जय भीम, जय भारत।